हाँ जी। तो हमने आपकी लास्ट क्लास जो देख ली है मौर्य काल तक देख ली, ठीक है। मौर्य काल कंप्लीट हो गया पूरा, समझ लिया किस तरह एक शासन में आता है। पहले होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लें सारी चीजों को। छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, छह आपके 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 कितने, सॉरी गलत बोल रहा हूं, महाजनपद, ठीक है। एक मिनट, तो गलत है। विपिन कितने महाजनपद है एक बार चेक करना, 16 ही है ना, मेरे फिर क्या ध्यान आ रहा, अरे हाँ वो 16 संस्कार भी होते हैं ना, वो दिमाग में रिकॉल होते हैं। चलो कोई, तो 16 महाजनपद देख लिया आपके, 16 महाजनपद आप कंप्लीट करें। वहां से आपका मगध हुआ, मगध का उत्थान हुआ। मगध का पहला शासक कौन बनता, किस वंश का बना, हर्यक वंश का। मगध का पहला शासक हर्यक वंश का बनता है। उस ठीक है, उसके बाद आपका मगध पर अंतिम शासक वहां पर कौन दिखता है, मगध से आपका नंद वंश का शासक। नंद वंश को समाप्त करते हुए कौन आता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश पर आपके कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे महान शासक या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक रहा। अशोक किस धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद अशोक की मौर्य के समय की हमने बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्था देखी, मुद्राएं देखी, क्या चलता था क्या नहीं चल, कौन सी मुद्राएं चलती, चांदी की भी चलती थी, सोने की भी चलती थी, तांबे की भी चलती थी, ये तीनों प्रकार की मुद्राएं चलती थी, ठीक है। राजनीति समझी, अर्थव्यवस्था समझी, कौन कौन इतिहासकार आए, किसने क्या लिखा यहाँ के बारे में, ये सारी चीज समझ ली हमने आपके, ठीक है। पुस्तक पढ़ी हमने एक आपकी यहाँ पे कि जो मौर्य के बारे में सबसे बड़ी जानकारी का स्रोत देती है, कौन सी आपकी, अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखित है। लेकिन ध्यान रखना कौटिल्य जो ये अर्थशास्त्र लिखी जाएगी, अब इस चीज को समझना, आपका मौर्य काल खत्म होता है 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद एक नया वंश आ रहा है, एक नया वंश आएगा, तब जाके अर्थशास्त्र लिखी जाएगी। अर्थशास्त्र मौर्य के काल के दौरान नहीं लिखी गई है, अर्थशास्त्र लिखी गई है बाद में, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपका एक बड़ी शक्ति है, ये आपका अब पहले क्या था, ये मौर्य के समय क्या है, एकजुट है पूरा। मौर्य के समय पूरा एकत्रित भारत दिखता है आपका, दक्षिण भारत तक, यहां तो श्रीलंका तक, यहां तक कौन है, मौर्य। कहीं भी चले जाओ मौर्य, पूरे में मौर्य, मौर्य शासक फैले हुए हैं, मतलब मौर्य के द्वारा शासन किया जा रहा है, ये चीज चल रही है। लेकिन होता क्या है, एक महान शासक आता है अशोक, अशोक के बाद क्या होगा, कोई भी बौद्ध मतलब कोई भी मौर्य वंश में महान शासक नहीं आ पाया, क्योंकि अशोक ने क्या करा, एक तो धर्म नीति अपना ली, धर्म नीति अपनाई तो उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। अब अगर आपको राजा बनना है, शासक बने रहना है, तो आपको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, अभी स्टूडेंट बने हुए अगर आप ये कह लो कि नहीं भाई मैं पढ़ाई छोड़कर धर्म की नीति चलना शुरू करता हूं, तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। आप एक देखो, आस्थावादी एक लिमिटेड हो सकते हो आप, ईश्वरीय सिद्धांत एक लिमिटेड हो सकता है आपके जीवन में। अगर आप सब चीज ये कह दो कि मेरे लिए सब कुछ जो भी है मेरे ईश्वर ही करेगा, मेरे लिए नहीं कर सकते, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आप इस टाइम ज्ञान दे सकते हो, लेकिन ज्ञान ज्यादा दोगे या ज्ञान की बातें ज्यादा करोगे ईश्वरीय सिद्धांत की, तो क्या होगा, आप कहोगे पढ़ने से कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है तो ईश्वरीय भक्ति में लगो, कुछ नहीं होना, लास्ट में घर बैठ जाना है वापस से आके, यही होना है, यही होना है ना। तो वही कि अगर आपको एक राजा बना रहना है तो आपको युद्ध तो करने पड़ेंगे, धर्म की नीति अपना सकते हो, दयालुता ला सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी ना युद्ध लड़ो कोई भी। अब अशोक के बाद जो शासक आए बाद में, सब कमजोर शासक आए। अंतिम शासक कौन रहता है अशोक मौर्य वंश में भाई, हाँ अंतिम शासक कौन होता है मौर्य वंश का, बृहदत्त, जो कि 185 ईसा पूर्व। अब जैसे ही ये जाएगा, ध्यान रखो इधर क्या है आपका, ईरान और आपका यूनान, इनकी निगाह जमी पड़ी है भारत पे, ये ना ताक रहे हैं बिल्कुल, कैसे मौका मिले, कैसे इनमें लड़ाई हो या कैसे इनमें फूट पड़े और हम पहुंचे। होते हैं बहुत सारे लोग जिंदगी में आपके, बहुत सारे लोग इंतजार ही कर रहे हैं आपके हारने का, कब आप हारो और कब वो मजे लें, ये सबकी जिंदगी में। और बहुत से लोग, उन्हें डर भी बहुत है कि अगर आप सफल हो गए तो जिंदगी बर्बाद भी कर देगा हमारी। तो वही एक चीज ये होनी चाहिए कि देखो अगर मैं हार गया तो कोई बात ही नहीं है, और जीत गया सब कुछ बर्बाद कर ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही अशोक के बाद कमजोर शासक आ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, भारत की स्थिति कमजोर हो जा रही है। वही अशोक के बाद छोटे छोटे शासक अपने अलग अलग जगह पे उदय होते हुए दिख जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे शासक अब यही इंतजार कर रहे हैं ये कैसे भी करे कमजोर है। अब जो बृहदत्त है इसका सेनापति है कौन, आपका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ये। और यहीं पर आपके ध्यान रखना दो, अब क्या होगा,
जैसे ही मौर्य वंश का अंत होगा, मौर्य वंश समाप्त होगा, तो भारत पर दो तरह से आपको रूलर समझने पड़ेंगे। एक तो भारतीय रूलर होंगे, एक विदेशी रूलर होंगे। यहीं पे कुछ तो भारतीय जो शासक हैं वो दिखेंगे यहां पर, और कुछ जो विदेशी शासक जो आक्रमण करने वाले हैं वो दिखेंगे यहां से आपको आगे के। तो वो जो चीज देखोगे आप आगे, इसे पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में। आपका मौर्योत्तर काल में आगे जो आपका पीरियड चलता है पूरा, ये इसे मौर्योत्तर काल बोलेंगे। मौर्य के बाद का काल, मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसे आपका दो तरह समझ सकते हो। एक तो आपका विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, और भारतीय शासक, भारतीय शासक। एक चीज ध्यान, इनका जो पीरियड मिलेगा, इनका जो समय मिलेगा वो एक ही मिलने वाला है। अब समय एक कैसे मिलेगा? कोई शासन कर रहा है महाराष्ट्र में, तो कोई कर रहा है आंध्र प्रदेश में, कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई पंजाब में कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये शासन करते हुए आपको दिखने वाले हैं आपके अलग अलग टाइम पे। ठीक है, भारतीय वंश जो दिखेंगे आपके, भारतीय वंश सुंग वंश, सबसे पहला आएगा सुंग वंश, दूसरा सुंग वंश के बाद कर्ण वंश, तीसरा सातवाहन, चौथा चैदी वंश। ये चार वंश आपको भारत के दिखेंगे यहाँ पे। इनका टाइम पीरियड सेम सेम सही लगेगा कुछ। विदेशी आक्रमणकारी, जैसे ही भारत की स्थिति स्थिति क्या होती है, टूट जाती है। जैसे नॉर्मल चीजें, अगर आप साथ रह रहे हो कुछ, या परिवार है आपका, अगर जैसे ही आपका परिवार कमजोर होता दिखेगा, बाहर के लोग उस पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। तो इसमें इन्हें कहते हैं आपका हिंद यवन। विदेशी आक्रमणकारी में जो दिखेंगे आपके, पहला है हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक। ठीक है, शक, शक को सीथियन कहते हैं। ठीक है, शक आपके हिंद यवन हो गए, शक हो गए, ठीक है, पहलव हो गए और कुषाण हो गए। पहलव, पहलव को पार्थिव कहते हैं, और कुषाण, कुषाण वंश या कुषाण शासक ले सकते हैं आपके। ठीक है, ये आपके अब एक साथ ये दो सारा दिखने वाला है आपको। ठीक है, अगर इन सब में पूछ जाए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, तो इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर ये थे, सबसे ज्यादा ताकतवर। हाँ जी, उसके पीछे कारण है, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कह दिया था भारत में आके। जब ये भारत में आए तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया है। इन्होंने अपने आप को कहा हम कौन है, क्षत्रिय हैं। ये चीज ये अपने अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडिंग डाल लो, सुंग वंश, सुंग वंश। ये जो चलता है आपका, देखो 185 में क्या जा रहा है आपका, मौर्य वंश जा रहा है। तो 185 ईसा पूर्व से लेकर 185 बीसी से लेकर ये 73 बीसी तक चलता है। 185 ईसा पूर्व से लेकर ये आपका 73 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, अगर इसका संस्थापक पूछ लिया जाए आपसे, संस्थापक, तो कौन है इसका संस्थापक? पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। अब इसके बारे में ना कहानी समझ लो थोड़ा सा, पुष्यमित्र सुंग के बारे में। पुष्यमित्र सुंग जो है पहला भारत का गैर क्षत्रिय शासक है। यह है भारत का पहला गैर क्षत्रिय। अब गैर क्षत्रिय तो कौन है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण शासक था। अब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी कहानी समझो यहां से। होता क्या है, इससे पहले क्या हो रहा है, अगर हम बात करें ब्राह्मण जो अपने आप में उस टाइम जो ब्राह्मण धर्म था, मतलब तो वो किस टाइम सर्वोपरि रह रहा है आपका, जब वैदिक सभ्यता चल रही है। वैदिक सभ्यता के दौरान होता क्या है, ब्राह्मण ही सर्वो सर्वा होता है। ठीक है, तो हमने चार वर्ण पढ़े, कौन कौन से?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने 4 वर्ण पढ़ने के लिए मिलते हैं हमें आपको वैदिक सभ्यता में, ठीक है। जब 4 वर्ण हम उस दौरान पढ़ते हैं तो सर्वोपरि कौन दिखता है वैदिक सभ्यता में? ब्राह्मण दिखता है। अब लेकिन होता क्या है उसके बाद कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, जब आपकी लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होने के बाद 72 नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें आपके जैन, बौद्ध, आपके अलग अलग में धर्म पड़े, शैव संप्रदाय हो गया, आपका भागवत धर्म हो गया, विष्णु, आपके ये सब आपके जो हमने धर्म देखे इनके बारे में बताया, कुछ कुछ आपने देखे, सारे हमने नहीं पढ़े, सारे पढ़ने भी नहीं पड़ते। अब जब ये सारी चीजें हुई तो आपका 2 धर्म ने आपको क्या करा, काउंटर करा, किसे? बौद्ध, आपके ब्राह्मण धर्म को। जैन धर्म ने भी किसे चुनौती दी थी? ब्राह्मण धर्म को। और बौद्ध धर्म भी किसे चुनौती देने आ रहा था? ब्राह्मण धर्म को। अगर एक तरीके से हम समझ लें तो जैन धर्म भी कौन लेकर आ रहे हैं? क्षत्रिय से ही है। आपके बौद्ध धर्म भी के संस्थापक कौन दिखते हैं? क्षत्रिय दिखते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझ में आती है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में एक तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, एक चीज समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद जब आपका मौर्य वंश आया तो भारत के पूरे पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया, भारत के तो साथ साथ विदेशों में बौद्ध धर्म फैल गया। अब ब्राह्मण धर्म क्या हो जाता है इस दौरान? बिल्कुल खत्म दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा अब शासन में आएगा, तो एक पहला ब्राह्मण शासक जब शासन में आता है तब ये क्या करता है? पुनः ब्राह्मण धर्म का स्थापना कर देता है, वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता की स्थापना होगी तो एक चीज ध्यान हो, जात पात लेवल की क्या होंगी? थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, अब इसके बारे में ना पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ गलत लिख दिया गया है। अब एक पुस्तक है दिव्य बदान, दिव्य बदान, इसी के दौरान ध्यान रखना, इसी के दौरान पुष्यमित्र शुंग के दौरान ही सारी बुक लिखी जा रही है। जो भी महान ग्रंथ है जो आप पढ़ते हो, जैसे आपके मनुस्मृति होगी, दिव्य बदान हो गया, दिव्य बदान में यह बताया गया है कि आपका इसने बौद्ध धर्म के जो मठ थे उनका विनाश किया था, यह बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। दूसरा क्या, आप अष्टाध्यायी पुस्तक पढ़ते हो, वो भी इसी के समय लिखी जाएगी। महाभारत है, उसका पीरियड भी यही रहने वाला है। जितने भी महान पुस्तक दिखेंगे आपको वो इसी दौरान लिखती हुई दिखी जाने वाली है आपको, ठीक है। तो क्यों क्यों एक ये आपका एक शासक के रूप में इस तरह से है। लेकिन अब एक चीज समझना है, हम एक तरफ ये क्या पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा, बौद्ध धर्म के जो भी मठ थे और मंदिर थे उनका क्या करा, विनाश कर दिया, मतलब तोड़ दिया था, कि बौद्ध धर्म को इसने खत्म करने की बहुत कोशिश की, इसने उन्हें नरसंहार सा भी दिखता है। लेकिन वहीं जब इसके बारे में हम और पुस्तकों में पढ़ते हैं, कई सारे और भी राइटर हैं, विदेशी राइटर हैं, अब वो ये कहते हैं कि अगर ये शासक ऐसा था, इसने बौद्ध धर्म के मठों को तोड़ा, उनके धर्म को खत्म करने की कोशिश करी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये महाराष्ट्र में जो भरूच का स्तूप है उसका निर्माण कराता है दोबारा, सांची का स्तूप है उसका पुनरुद्धार कराता है ये दोबारा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके दरबार में नागसेन दिखता है, जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन, ऐसा कैसे हो सकता है फिर? तो होता क्या है, इतिहास का मैंने जो चीज समझाई आपको, कई बार आपको भी अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में या किसी व्यक्ति से बात करोगे तो आपसे कहेगा पुष्यमित्र शुंग के समय ये, हाँ रियलिटी में कुछ तो हुआ था, कुछ जगह चीजें समाप्त की गई हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का विरोध करता है तो उसका तो सिंपल चीज है, वो आपका चीजों का पुनरुद्धार नहीं कराएगा, जो आपके धार्मिक स्थल है उनका पुनरुद्धार नहीं कराएगा, ये क्लियर सी चीज है। आपके अपने दरबार में किसी बौद्ध भिक्षु को नहीं रखेगा। तो इसने यहां तो एक चीज दिखती है साफ साफ, तो इसके बारे में कुछ चीजें गलत लिख दी गई है। दूसरा क्या है, आप जब मनुस्मृति पुस्तक पढ़ोगे, मनुस्मृति जो पुस्तक है वो हिंदू धर्म ग्रंथों का कोडविल है। नमस्ते, हिंदू धर्म ग्रंथों को कोडविल कहते हैं इसे, आपका जो क्या है आपके मनुस्मृति, जैसे आपके कुरान है, ठीक है, जैसे आपके क्या है महाभारत है, पुराण है, ठीक है। तो लेकिन जो हिंदू धर्म चलता है, हिंदू धर्म जो चलता है वो मनुस्मृति के हिसाब चलता है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं कुरान के अनुसार चलते हैं, ऐसे आपके हिंदू धर्म में मनुस्मृति, मनुस्मृति का राइटर कौन है? वो मनु है। अब समस्या सबसे बड़ी समस्या है जब मनुस्मृति के बारे में आप पढ़ोगे, अभी यहां पर मनुस्मृति, तो इसका लिखने का जो एक दौर रहा है वो 400 वर्ष का रहा है, 400 वर्ष। अब समस्या और बड़ी है, मनुस्मृति लिखी किसने? मनु ने। लिखी कितने वर्ष में गई? 400 वर्ष में, लगभग 400 वर्ष में। अब एक सिंपल सी चीज है, मनु तो जिंदा हमेशा के लिए रहा ही नहीं होगा, फिर तो 400 वर्ष तो जी नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? तो एक कहानी आपने सुनी है कि एक शेख चिल्ली था, अपने ससुराल जाता है और ससुराल जाकर वो खाता है खिचड़ी, उसे बड़ी अच्छी लगी खिचड़ी। अब वो कहता है क्या थी ये? उन्होंने बताया खिचड़ी, अपने घर जाकर बनवाऊंगा। तो उसने क्या सोचा, भूल ना जाऊं, पूरे रास्ते पर खिचड़ी 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 खिचड़ी, खाचड़ी 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 खाचड़ी, उड़चड़ी 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 उड़चड़ी, फसचड़ी फसचड़ी फसचड़ी। शुरू कहां से हुई थी? खिचड़ी से। वो खुद ही भूल गया क्या था उसका नाम। तो उसे वो घर जाकर कह रहा है अपनी वाइफ से जाके फसचड़ी बना दे। अब कहां से कोई चीज होती है तो बनाए बेचारे। वही मनुस्मृति के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, मनुस्मृति के साथ, क्योंकि 400 साल में मनु ने जो कोई चीज बोली
वो 400 साल में कुछ अलग तरीके, अब एक नॉर्मल चीज है, मैं ही आपको जो चीज अभी बोल रहा हूं, अब मैं आपसे कहूं कि इस चीज को आप जाकर किसी दूसरे को बताओ, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यहां से वहां तक जाते हुए आपने बाहर तक पहुंचे, बदल दी, उसे वो किसी और को बताया तो उसने रूप बदला उसका, उसने किसी और को बताया तो उसने रूप बदला। तो इसलिए मनुस्मृति का साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई है आपकी, जो कि आपको जितने भी धार्मिक ग्रंथ दिखेंगे वो आपके इसी के समय के दिखने वाले हैं। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका शुंग वंश है इसमें 10 शासक आते हैं, 10 शासक आते दिखेंगे। सबसे महान शासक पुष्यमित्र शुंग है। दूसरा आपका एक महान शासक दिखेगा नोवा, जो भागभद्र है, भागभद्र। इसके अलावा इसमें कोई भी महान शासक नहीं दिखेगा। दूसरा क्या है, इसी के दौरान आपके एक मालविका अग्निमित्रम उपन्यास है, किसका, कोई बताएगा मालविका अग्निमित्रम किसका उपन्यास है? हाँ जी, फोन चलाने से फुर्सत मिल गई तो बताओगे। विपिन क्या कर रहे हो? मालविका अग्निमित्रम किसका उपन्यास है? मालविका अग्निमित्रम किसका उपन्यास है, कोई बताएगा? कई बार पूछी जा चुकी है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मालविका अग्निमित्रम किसका नाटक है? कालिदास का। मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम पुत्र है पुष्यमित्र शुंग का, और मालविका इसमें लड़की है। इन दोनों की प्रेम कहानी है इसमें, इन दोनों की प्रेम कहानी बताई गई है मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है, तो यहां से आपको कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं इसके बारे में, तो वो चीजें करते हैं, ज्यादा देखेंगे नहीं, नॉर्मल चीजें ही पढ़ेंगे। तो इस संस्थापक कौन है? वो पुष्यमित्र शुंग है। आगे देखें इसके बारे में। इसकी राजधानी, राजधानी राजधानी ध्यान है ना, स्टार्टिंग में जिनकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। इनकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। बाद में ये राजधानी अपनी विदिशा भी स्थापित करते हैं, जबकि ये फर्स्ट राजधानी है। और सेकंड राजधानी की बात आ जाए, विदिशा। ठीक है, सेकंड राजधानी इनकी क्या है? विदिशा है आपकी। अगर विदिशा, कई बार पुराना नाम पूछ, पुराना नाम है इसका विदिशा का, इसका पुराना नाम बेसनगर, जो कि आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेसनगर जो पड़ता है आपके एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे आपका भारत में पुनः वैदिक धर्म स्थापना श्रेय दिया जाता है, या इसने इसने भारत में पुनः वैदिक सभ्यता स्थापित की। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है तो वैदिक सभ्यता स्थापित करेगा करेगा, नॉर्मल चीज है। ठीक है, इस वंश का शासन कई बार पूछ लेते तो कितने साल का, जोड़ लेना आपका 112 के आसपास बैठता है, 112 जो भी है। ठीक है, इतने इसके बारे में लिखना, इसने कई बौद्ध मठों, इसने कई बौद्ध मठों व स्तूपों को ध्वस्त किया था। इसने कई बौद्ध मठों और स्तूपों को ध्वस्त किया था। ठीक है, अब ये सारी चीज पढ़ते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या दिख रहा है, तो भाई ये जब बौद्ध मठों स्तूपों को ध्वस्त कर रहा है तो बौद्ध धर्म का विरोधी है। अब ये जो बौद्ध धर्म का विरोधी लिखा गया, किस पुस्तक में लिखा गया है? किस पुस्तक के अनुसार यह माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था? वो पुस्तक का नाम है दिव्य वदान। एक सुन करो, यह है बौद्ध धर्म का विरोधी था। यह है दिव्य वदान पुस्तक से ज्ञात होता है। ठीक है, ये दिव्य वदान पुस्तक से ज्ञात होता है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये तो ज्ञात हो ही रहा है, लेकिन इसने कई सारे बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। इसने कई सारे बौद्ध विहारों का
निर्माण कराया था। देखो इतिहास पता क्या है, इतिहास में क्या है कि अगर कोई चीज आपसे बार बार बोली जाए तो एक झूठ भी आपको सच लगने लगता है। इतिहास वो चीज है, अगर कोई चीज आपसे बार बार एक चीज बोली जाए, कि अब आपको एक चीज बार बार बोली जाती है कि पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे उनकी एज बहुत बड़ी ज्यादा होती थी, बहुत सारी चीजें उनके बारे में बोली जाती है, आपके बारे में बोला जाता है जो पुराने टाइम पे। अब जो है, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो श्री राम है, श्री राम एक राजा की तरह है, लेकिन उन्हें भगवान दिखा दिया क्या है बार बार बोलते बोलते। ठीक है, तो यही क्या है, एक तरह से क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास ये निर्धारित करता है कि आप क्या किस चीज को करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, इसके बारे में बार बार बोला गया है कि बौद्ध धर्म का विनाशक है, बौद्ध धर्म का विनाशक है, पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विनाशक है, बार बार किताबों में लिख दिया इसके बारे में। लेकिन जब और हमने और ग्रंथों में आपने पढ़ा, जब मतलब ये व्यवहारिक तौर पर बताया गया है, इतिहास में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये जरूर कहते हैं दिव्य बदान में इसने कुछ बौद्ध मठों को तोड़ा था, लेकिन वही दिव्य कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं इसने बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया था, इसने चैत्यों का निर्माण भी कराया, बौद्ध चैत्यों का निर्माण भी कराया था, इसने बौद्ध चैत्यों का निर्माण भी कराया था। कोई मुझे बताएगा चैत्य क्या होते हैं बौद्ध धर्म में? भाई बौद्ध धर्म में चैत्य क्या होते हैं? मैं लिखवाया तो किस वजह से लिखवाया यहाँ पे? हम्म पूजा स्थल, रहने का स्थल, विहार होते हैं। ठीक है, इसने अशोक द्वारा निर्मित इसने अशोक द्वारा निर्मित भरूत व सांची के स्तूप, सांची के स्तूप का आकार दोगुना करवाया था। ठीक है, तो भरूच का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। ठीक है, अब हम जो अगर आज आप वर्तमान में सांची का जो स्तूप देखते हो, वर्तमान में अगर आप सांची घूमने जाते हो, वहां का जो स्तूप देखते हो, वह जो स्वरूप है वो किसके द्वारा बनवाया हुआ है? वो बनवाया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है। मतलब क्या करा रहा है, उसका आकार दोगुना करवा रहा है। ठीक है, पुनर्निर्माण। किसने? तो मैं सांची का बता रहा हूँ, पूरा ये आकार बड़ा करा रहा है, आकार बड़ा करवाया, दोगुना कराया इसने। सांची के स्तूप का आप जो वर्तमान में स्वरूप देखोगे, उस जो सांची का स्तूप है इसका वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका वर्तमान स्वरूप स्वरूप पुष्यमित्र शुंग के द्वारा तैयार है। तैयार है, ठीक है, जिसका वर्तमान स्वरूप है उसकी बात, भरूत वाले की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, भरूत का तो निर्माण कराया हो, जो भी कंप्लीट कराया हो, किसने कराया था कंप्लीट? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका ही तो ठीक, इसी के समय बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ है, इसके समय इसके समय बौद्ध धर्म के इसके समय बौद्ध धर्म की पुस्तक या बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, ठीक है, एक जातक, जो जातक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से है। इसका जो इसकी जो रचना होती है वो भी किसके समय होती है? पुष्यमित्र शुंग के समय होती है। इसके समय बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, इस नेक्स्ट आपको देखो सब पाणिनि की, जो पाणिनि एक लेखक है अष्टाध्यायी, इसी के समय इसी के समय पाणिनि पाणिनि के
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना हुई। ठीक है, इसी के समय पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना होती है। ठीक, मनु ने मनुस्मृति लिखी, मनु ने मनुस्मृति इसी के समय लिखी। लिखी। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो मनुस्मृति लिखी गई है वो कई सारे इतिहासों लेखकों द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गार्गी ने गार्गी संहिता लिखी, गार्गी ने गार्गी संहिता, गार्गी ने गार्गी संहिता लिखी। इन सब की जो लेखन हो रहा है तो किसके समय हो रहा है? सब आपका ये पुष्यमित्र शुंग के समय हो रहा है, पुष्यमित्र शुंग के समय हो रहा है। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की, जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। ठीक है, इसके समय दो युद्ध दिखते हैं, इसके समय दो युद्ध हुए थे। इसके समय दो युद्ध हुए थे। ठीक है, एक तो विदर्भ का युद्ध, एक दिखता है विदर्भ का युद्ध, एक तो विदर्भ का युद्ध दिखता है, दूसरा दिखता है यवन आक्रमणकारियों का युद्ध, यवन आक्रमणकारियों का युद्ध। का युद्ध, ठीक है, विदर्भ का युद्ध और यवन आक्रमणकारियों का युद्ध। ठीक है, ये जो आपका यवन आक्रमण का अब जो युद्ध हुआ है आपका, जो आपके ये युद्ध हो रहे हैं, आपका विदर्भ का युद्ध है, यवन आक्रमण, इनकी जो जानकारी मिलती है विदर्भ के युद्ध में जो इसमें या इन दोनों युद्ध में जो विजय हो रहा है वो कौन जीतता है? पुष्यमित्र शुंग जीतता है। लेकिन विदर्भ के युद्ध में क्या होता है? अग्निमित्र जाता है, अग्निमित्रम को भेजा जाता है जिसका पुत्र है, इसमें इसका पुत्र अग्निमित्रम मित्रम युद्ध के लिए गया था, लिए गया और विजय रहा, विजय रहा। इसकी जानकारी, इसकी जानकारी मालविका, मालविका अग्निमित्रम का अग्निमित्रम से होती है। इसके रचिता कौन है मालविका अग्निमित्रम के? कालिदास। लेखक हैं इसके, लेखक हैं कालिदास। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम है क्या? यह है मालविका और अग्निमित्रम की, मित्रम की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी। या इसमें या फिर ये इसमें करना, इसमें इसमें मालविका, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट,
इसके समय इसके समय दो यवन आक्रमण हुए। फर्स्ट यवन आक्रमण नेतृत्व करता, ठीक है, और सेकंड यवन आक्रमण नेतृत्व करता, ठीक है। पहले का जो है आपका पहले का जो है ड्रेमेट्रियस है, ड्रेमेट्रियस ड्रेमेट्रियस ठीक है। दूसरे का जो नेतृत्व करता है आपका मिनांडर है, मिनांडर मिनांडर ठीक है। पहले का नेतृत्व करता है ड्रेमेटियस और दूसरे का है मिनांडर। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही आक्रमण कौन जीतता है? दोनों ही युद्ध को जीतता है कौन? आपका पुष्यमित्र शुंग, वो भी अपने बेटे की सहायता से। ठीक है, दूसरा एक चीज समझना, अब जो ये मिनांडर है जिसे हम मिलिंद कहते हैं, मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, इसे आपका बौद्ध धर्म की दीक्षा दे देता है कौन? नागसेन, जो कि उल्लेख मिलेगा मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नो पुस्तक है किसकी? मिनांडर की। ठीक है, इस आपका मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंद। इसे बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, एक आक्रमणकारी भारत आता है, वो क्या होता है, एक बौद्ध भिक्षु से मिलता है, क्या नाम है आपके? नागसेन से, और नागसेन क्या कर देता है, उसे भारत के बौद्ध धर्म को ही अपनावा देता है। अब जो बौद्ध धर्म अपनाएगा वो युद्ध करेगा ही नहीं। और ये किसके दरबार में है? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो इस तरह से कुछ राजवंश दिखता है आपका पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, तो इस तरह से कौन जीत जाएगा? पुष्यमित्र शुंग इसलिए जीत जाता है कि भाई जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वो युद्ध करेगा नहीं, तो उसका फायदा किसे मिल गया? पुष्यमित्र शुंग को मिल गया। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पूछा गया पुष्यमित्र शुंग तो कितने अश्वमेध यज्ञ कराता है? 2। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं? एक राजा द्वारा एक चिन्हित एरिया, एक राजा द्वारा एक यज्ञ कराया जाता है जिसमें एक घोड़े के साथ एक सेना छोड़ी भेजी जाती है एक चिन्हित एरिया के लिए। जैसे कि पासु का एक राजा है, वो क्या करा है? अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, और यहां से वो कहता है मैं छतारी तक इन्हें भेज दे रहा हूं, मेरे घोड़े और मेरी सेना चल रही है। अगर छतारी तक भेजने के बाद अगर इस बीच में कोई भी बीच बीच में जो छोटे छोटे राजा हैं, अगर वो मेरे घोड़े को अपने यहां से निकलने से रोकते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं? वो मुझे चुनौती दे रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, अगर मेरे घोड़े उनके क्षेत्र से निकल के वापस आ जाते हैं, तो क्या हुआ? ये सारा क्षेत्र बिना युद्ध लड़े किसका हो गया? हमारा हो गया। ठीक है, ये होता है अश्वमेध यज्ञ एक तरह से। ठीक है, उसके बाद जब वो घोड़े लौट कर आते थे, उनकी बलि दे दी जाती थी यज्ञ में। तो इसने अपने जीवन में 2 आपके अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं आता, केवल एक ही राजा से युद्ध हारा था, कलिंग नरेश खारवेल से। यह है अपने जीवन में केवल कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध हारा था। ठीक है, ये अपने जीवन में केवल कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध हारा था, इसके अलावा अपने जीवन में और कोई युद्ध नहीं हारा है कोई भी। ठीक है, इस वंश में कुल 10 शासक आते हैं, ये मैंने लिखवा दिया, बता दिया आपको। ठीक है, इस वंश में कुल 10 शासक आए थे, और इस वंश का जो 9वां शासक है, इस आपका 10 शासक आए थे, 9वां शासक भागभद्र
ठीक है, भागभद्र, भाग्यभद्र, ये भागभद्र या भाग्यभद्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। और 10वां जो शासक है वो आपका देवभूति है, 10वां शासक देवभूति। अब देवभूति बहुत कमजोर शासक है, देवभूति एक कमजोर और एक कायर शासक था, इसलिए इसने क्या हुआ, इसे इसका जो सेनापति है वही मार देता है, जिसका सेनापति है वही इसे मार देगा। दूसरा क्या है, यहां से आपका एक वो आता है क्या, एक राजदूत आता है, हेलियोडोटस या हेलियोडोरस, एक राजदूत आता है इनके दरबार में। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में एक राजदूत दिखेगा, यवन विदेशी राजदूत है जो आता है, हेलियोडोरस नाम है इसका। वो जब यहाँ आता है तो क्या करता है, वो इसलिए इंपोर्टेंट है, ये यहाँ पर आपके भगवान विष्णु की मध्य प्रदेश में आपका एक स्तंभ बनाता है, इसे बोलते हैं गरुण स्तंभ। गरुण स्तंभ, गरुण स्तंभ का निर्माण कराता है कौन, हेलियोडोरस या हेलियोडोटस। किसके समय, आपके इसके समय, सुंग वंश के समय दिखता है, इसलिए गरुण स्तंभ का जो निर्माण दिखता है हेलियोडोटस से जुड़ा हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना लास्ट बच रहा है, वो देख लेते हैं और खत्म हो जाएगा। जो आपका भाग्यभद्र है, भागभद्र या भाग्यभद्र, ठीक है, भागभद्र या भाग्यभद्र। भाग्यभद्र जो रहता है 114 ईसा पूर्व से लेकर 83 ईसा पूर्व तक रहता है, 114 ईसा पूर्व से 83 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके समय यवन यात्री हेलियोडोटस आया था। इसके समय यवन यात्री हेलियोडोटस आया था, या यूनानी राजदूत। इसने कितने इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है उसे। एमपी के विदिशा में है आपका ये गरुण स्तंभ। ठीक है, जो अंतिम शासक है कौन है, देवभूति है। ठीक है, ये आपका 83 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहेगा, 73 बीसी तक रहेगा। और इसकी हत्या कौन कर देगा, सेनापति। भाई राजा कमजोर तो सेनापति तो मारेगा ही, हत्या कर दी। ठीक है, अब इसका जो सेनापति है उसका नाम है आपका वासुदेव कर्ण। इसका जो सेनापति है, उसका नाम है वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण ने से क्या कर दिया, टपका दिया था। ठीक है, इसे टपकाने के बाद खुद क्या कर दिया, कर्ण वंश की स्थापना कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, एक लास्ट चीज जो लिखना है इसका, यहाँ के बारे में थोड़ी सी कुछ रह गई आपकी। हाँ, कैसे, खारवेल यहाँ का शासक थोड़ी है, कलिंग का शासक खारवेल तो, खारवेल कलिंग का शासक है। ये कलिंग के बारे में थोड़ी पढ़े हम तो, पुष्यमित्र सुंग के बारे में, सुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये आपका एक नोट कर लिखना, एक चीज रहेगी बस। इसके दरबार में एक जो दरबारी कई सारी लिख ली हमने, उस समय सुन के जो
पुष्यमित्र सुंग का दरबार देख लेते हैं एक आपका पुष्यमित्र सुंग का दरबारी। पुष्यमित्र सुंग का एक दरबारी है पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग का दरबारी है पतंजलि। ये पतंजलि ये वो वाला नहीं है बाबा रामदेव वाला जो साड़ी पहन के भागा था, वो नहीं। पतंजलि, पतंजलि इनकी पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य जो कि अष्टाध्यायी की सरलतम व्याख्या है। अष्टाध्यायी की सरलतम व्याख्या है। ठीक है, पतंजलि इनके दरबार में एक आपके। ठीक है, और तो हमने सारी चीज देख ली अभी, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो इसके काल के दौरान रह गया हो। ठीक है, चलो कुछ इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे अभी।